एसपीडी स्पेशल स्पेशल का ये क्लास में हम लोग देखते हैं क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। मतलब फोकस मेनली रहता है कि एसपीडी के बुक से क्या चीज़ें हम लोगों को पढ़ लेना है। मतलब उन चीज़ों पर इतना कॉन्फिडेंस के साथ आपको एग्जाम हॉल में जाना है, जितना चीज़ आप लोग पढ़ रहे हैं कम से कम। होता क्या है कि कोई भी बुक से बहुत सारा मतलब इन्फॉर्मेशन रहता है, तो टॉपिक वाइज आपको थोड़ा सा सिलेक्ट करके दिया जाता है, इसलिए कि आप इस कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम हॉल में जाएं। अगर इनके बीच में आया तो छोड़ेंगे नहीं, अगर बाहर आया, इससे बाहर से आया तो छुएंगे नहीं। छुएंगे इसलिए नहीं कि आपको इसमें नेगेटिव रहता है, तो नेगेटिव रहता है। अक्सर आप लोग अभी तक जो एक्सपीरियंस रहा होगा एग्जाम का, तो आप लोग टेस्ट भी देते होंगे, तो करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन होता है उसमें तुक्काबाजी नहीं चलता है। करंट अफेयर्स में अगर आप तुक्का मारते भी हो तो 10 में से 2 सही करना मुश्किल हो जाता है। सही बात है ना? क्योंकि करंट अफेयर्स में आपको ऑप्शन ऐसा ऐसा दिया जाता है लुभावना वाला, आपको गलत वाला ही आप रीड कीजिएगा अगर नहीं जानना है तो करंट अफेयर्स में कम से कम इतना ध्यान रखिएगा, पढ़े हुए चीज को इतना रिवाइज कीजिए, इतना रिवाइज कीजिए कि अगर उनके बीच से आया तो छोड़ेंगे नहीं, अगर बाहर से आया तो छुएंगे नहीं। इसी सिद्धांत से आप करंट अफेयर्स की तैयारी करेंगे। तो चलिए आज का आप लोगों का जो टॉपिक है पुराना कुछ रिवीजन हो जाएगा। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, धरती पर बैठ कर क्या आसमान देखता है ना। तो इसीलिए आप लोग अपना अपना पर खोल लीजिए, हिम्मत को और हौसलों को बुलंद कीजिए। बुलंद हौसले के साथ आप कुछ भी करते हैं तो वो सक्सेस रेट उसका ज्यादा हो जाता है। क्योंकि यहाँ जिस क्षेत्र में आप हैं यहाँ सक्सेस रेट बहुत कम है। इस क्षेत्र में 0.001% सक्सेस रेट है ना। लाखों की संख्या में फॉर्म अप्लाई होता है और सैकड़ों की संख्या में वैकेंसी रहती है, तो ऐसे में आपका सक्सेस रेट कम है। तो यहाँ आपको उड़ान पंखों से तो नहीं लेकिन हौसलों से जरूर भरनी होगी। हाँ, तो बताइए तो आजादी बुक किसकी रचना है? अरुंधति रॉय। और ये अंबेडकर एंड लाइफ, अंबेडकर एंड मोदी, इलैया राजा। अष्टांग योग, डॉक्टर ये सोनू फोगाट। टॉम ऑफ सेंट किसकी रचना है? गीतांजलि श्री। इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी, डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस। पढ़े ना, इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी मतलब ज्ञान के क्षेत्र में भारत जो प्रधान बनता जा रहा है। द पावर ऑफ वन थॉट, बीके शिवानी। गांधी, सियासत और कम्युनलिज्म, पीयूष गोयल। याद नहीं करते आप लोग। भारत के वित्त मंत्री किसने लिखा? एस.के. भट्टाचार्य, भारत के वित्त मंत्री। और एक था आपका एस जयशंकर की बुक का नाम क्या था? एस जयशंकर, मोदी शेपिंग द ग्लोबल ऑर्डर इन ए फ्लक्स। यही था ना, मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन ए फ्लक्स। और बताइए तुम पहले क्यों नहीं आए, किसकी रचना है? तुम पहले क्यों नहीं आए, किसकी रचना है? कैलाश सत्यार्थी। विल पावर, सॉजर्ड मार्टिन। विल पावर, सॉजर्ड मार्टिन। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, यानी आत्मनिर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर, किसकी रचना है? फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, डॉक्टर विमल जलान। किसकी? विमल जलान की। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं? 7 जून को। कब मनाते हैं? 7 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। विश्व विरासत दिवस, ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर। आर्द्र भूमि दिवस, एड्स दिवस, विश्व मृदा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर। पृथ्वी दिवस, बिहार दिवस, विश्व जल दिवस। टोक्यो ओलंपिक का ये शुभंकर क्या था? मीराई तोबा। पैरा ओलंपिक का सोमाइटी। आप लोग बताइए महिला प्रीमियर लीग कौन जीता था? मुंबई इंडियंस। दिल्ली कैपिटल इसमें उप विजेता रहा था। हाँ, तो आ जाइए आप लोग। अब कुछ ये भी कह दो, यूपीए का फुल फॉर्म क्या? यूपीए, एनडीए यूपीए होता है ना। यूपीए का नाम अब क्या हो गया? इंडिया। मतलब यूपीए गठबंधन अब इंडिया बन गया। तो इंडिया का फुल फॉर्म क्या है? लिख लीजिए, इंडिया बन चुका। अब कांग्रेस नेतृत्व वाली जो गठबंधन पहले यूपीए कहलाती थी,
यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस कहलाता था। यूपीए मतलब यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। अब INDIA इंडिया हो गया। यानी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का कहना है कि एनडीए वर्सेस इंडिया लड़ेगा इस बार। समझ रहे हैं? एक तरफ तो बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को क्या बोलते हैं? एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इंडिया का फुल फॉर्म लिखिए, आई फॉर इंडियन, एन फॉर नेशनल, इंडियन नेशनल, डी फॉर डेवलपमेंट। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, इंक्लूसिव अलायंस। भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन, भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। ये किसका फुल फॉर्म है? इंडिया का। नीति आयोग, नीति का फुल फॉर्म क्या है? NITI का, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आशा का फुल फॉर्म बताए थे, याद है? एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ वर्कर या एक्टिविस्ट। IPO का फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? इसका थीम क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का थीम ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। आ जाइए अब आप लोग टॉपिक पर। हम लोग पर्यावरण पारिस्थितिकी में कल कुछ देख चुके थे। कहां तक देखे थे? पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस कहां लॉन्च हुआ है? केरल में। जोनाथन किसका नाम है? कछुआ का। इसको क्या, कौन सा टैग मिला? सबसे उम्रदराज स्थलीय जीव। सबसे उम्रदराज स्थलीय जीव कौन है? जोनाथन कछुआ। जोनाथन नाम दिया गया है। SCO की पहली पर्यटन राजधानी कौन सा बन गया है? वाराणसी। और पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश अंडमान निकोबार। कहाँ है इसकी राजधानी? कहाँ? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर में हवाई अड्डा है, उसका नाम क्या है? वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। सेलुलर जेल कहाँ था? हाँ, अंडमान निकोबार में। भारत का भू पार्क, पहला जियो पार्क यानी भू पार्क कहाँ बना? मध्य प्रदेश। बना नहीं, बनने वाला है। दार्जिलिंग चिड़ियाघर को सबसे सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर का दर्जा मिला है, ठीक है? यानी घोषित किया गया कौन सा? सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर कौन सा? दार्जिलिंग का। उसके बाद पहला एक्वा पार्क जो है, यह उत्तर पूर्वी राज्य का, यानी पूर्वोत्तर क्षेत्र में जितने राज्य, कितने राज्य हैं वहाँ? 7 है। सिक्किम को लगा के 8 हो जाता है ना। तो उन 7 राज्य में पहला एक्वा पार्क मतलब वाटर पार्क जिसको बोलते हैं, वो वाटर पार्क पहला कहाँ खुला है? अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद आ जाइए यहाँ, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसको मिला इस बार? 2022 का मुंबई को। लिथियम की खोज कहाँ हुई? जम्मू कश्मीर। कल कोई बोल रहे थे लद्दाख, क्या? अच्छा, इस क्लास में नहीं बोले। अरुणाचल प्रदेश में ब्रेन वेबलर की नई प्रजाति खोजी गई, जो आप लोग को बोले थे सर्च करने, किए थे। पक्षी है, ब्रेन वेबलर लिख लीजिएगा। लीसू भी कहते हैं इसको। पक्षी अगर है तो पक्षी होगा। उसका तितली की नई प्रजाति का नाम क्या था? कहाँ खोजा गया? एक केरल में खोजा। ऐसा तितली का प्रजाति नाम नहीं था। अमोलॉक्स सीजू किस प्रजाति का नाम है? मेढक का। मेढक का एक और प्रजाति था आपका सेलापास, ऐसे कुछ था ना, हो सकता है इसमें आए। बंदर की प्रजाति थी। सही बात, आपको सही याद है। तो चलिए, ये यहाँ भारत का पहला डार्क नाइट स्काईडिज्म दिख नहीं रहा है आप लोगों को ना? भारत का पहला डार्क नाइट स्काईडिज्म कहाँ? लद्दाख में। उसके बाद आ जाइए, तमिलनाडु में जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य इतना कौन सा? तमिलनाडु सरकार। तो जलवायु परिवर्तन मिशन कौन शुरू किया है? इसके लिए सरकार, केंद्र सरकार कौन सा चला रही है? मतलब जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल करने के लिए लाइफ मिशन। कौन सा? LIFE। LI का फुल फॉर्म है
लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट यानी पर्यावरण के लिए जीवन, पर्यावरण के अनुकूल जीवन। और ये तमिलनाडु सरकार पहला क्या लॉन्च किया, जलवायु परिवर्तन मिशन। दासपाड़ा गांव जो त्रिपुरा का है, भारत का पहला परिवर्तित जैविक गांव बन गया है, यानी ऑर्गेनिक इसको विलेज बोल सकते हैं, ठीक है। ये जैविक गांव कौन सा, बायो विलेज जैविक गांव हो गया कौन सा, त्रिपुरा का दासपाड़ा। सिक्किम राज्य है ना, गांव थोड़ी है। तो उसके बाद आज पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री ने 20 अक्टूबर 2022 को केवड़िया, अच्छा यही लिख रहा है, मिशन लाइफ शुरू किए कहां से, केवड़िया गुजरात से, ठीक है। कब किए हैं, 20 अक्टूबर 2022, पर्यावरण के अनुकूल जीवन। उसके बाद तमिलनाडु के कोयम्बटूर में जंबो ट्रेल्स लॉन्च किया है कौन, अल्लामलाई रिजर्व, कहाँ है ये, तमिलनाडु में। उसके बाद आज ये मानगढ़ धाम राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया, कहाँ में है ये, राजस्थान में। मानगढ़ धाम कहाँ है, राजस्थान में। क्या घोषित किया गया इसे, राष्ट्रीय स्मारक। राष्ट्रीय स्मारक कौन सा है, मानगढ़ धाम। उत्तर प्रदेश के रानीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में सुने होंगे आप लोग, ये 54वां चौथा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का है, 54वां टाइगर रिजर्व है इंडिया का। कौन सा, रानीपुर टाइगर रिजर्व। भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क कौन जारी किया, डेथ ऑडिट का मतलब हो गया कि हाथी के मृत्यु पर वो एक आंकड़ा जारी किया कि कितने कितने वर्षों में कितनी हाथी का जान चले गया। ये कौन सरकार जारी कर रहा है, तमिलनाडु के द्वारा, एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क, ठीक है। 600 मेगावाट क्षमता वाला विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा, इसको संयुक्त ऊर्जा संयंत्र भी बोलते हैं। संयुक्त ऊर्जा संयंत्र मतलब हो गया पवन भी है और सौर भी है एक साथ, मतलब सोलर एनर्जी और विंड पावर एनर्जी, ये दोनों दोनों का एक साथ उपयोग किया जा रहा है, सोलर और पवन ऊर्जा का। ये कहाँ स्थापित हुआ है, जैसलमेर में। ये 600 मेगावाट उत्पादन क्षमता है इसका। ये विश्व का सबसे बड़ा संयुक्त ऊर्जा संयंत्र है। क्या है, संयुक्त ऊर्जा संयंत्र विश्व का सबसे बड़ा कहाँ है, जैसलमेर राजस्थान में। उसके बाद ये तराई हाथी रिजर्व कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश का है, तराई हाथी रिजर्व। ये 33वां हाथी रिजर्व यानी अभ्यारण्य बन चुका है भारत का। 33वां हाथी अभ्यारण्य कहाँ है, हाथी के बारे में आपको पता है, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब से हम लोग चला रहे हैं, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 से। इस बार इसका जो है 30वां वर्षगांठ मनाया गया, 2022 में खत्म हो गया 30 साल। तो इसके लिए हम लोग क्या मनाए, गज उत्सव, नोट कर लीजिएगा, गज उत्सव। कहाँ मनाया गया ये गज उत्सव, काजीरंगा नेशनल पार्क में। गज उत्सव कहाँ मनाया गया, काजीरंगा नेशनल पार्क में। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, असम में। द्रौपदी मुर्मू यानी राष्ट्रपति इसका उद्घाटन किया। इसी में एलिफेंट मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, आपको बताए होंगे पहले भी हम। इसका नाम है रीहैब प्रोजेक्ट, रीहैब प्रोजेक्ट, REHAB। रीहैब का फुल फॉर्म होता है रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक यूजिंग थ्रू बीज। बीज का मतलब होता है मधुमक्खी, यानी मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देकर मानव हाथी संघर्ष को रोकना, यानी रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक यूजिंग थ्रू बीज। क्या करना, तो रिड्यूस करना यानी कम करना, रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक यूजिंग थ्रू बीज। रीहैब प्रोजेक्ट किसके लिए, मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए। अभी फिलहाल किन किन राज्यों में ये चल रहा है, ये चल रहा है आपका कर्नाटक में और असम में। कहाँ, कर्नाटक और असम। सबसे अधिक भारत में हाथी की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में, कर्नाटक में, उसके बाद असम में। तो कर्नाटक और असम में रीहैब प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, ठीक है। हरियाणा के अरावली में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क बनेगा। कहाँ बनेगा, हरियाणा में। कहाँ, किसमें, हरियाणा के अरावली में क्या बनेगा, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क, ठीक है। उसके बाद ये मेघालय में एक गुफा है मावमलुह गुफा है। ये भारत का पहला भू विरासत स्थल बन गया। क्या बना है, पहला भू विरासत स्थल कहाँ है, मेघालय में। क्या नाम है, मावमलुह।
ये जी, तो ये क्या है, भू विरासत स्थल बन गया भारत का पहला। उसके बाद नीचे आ जाइए, बीटल नाम की एक प्रजाति है, बीटल नाम की प्रजाति, ये नौ की एक प्रजाति का नाम टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच के नाम पर रखा गया है। किसका? क्या बोल रहे हैं? कंकड़ी? मकड़ी का नाम किसके नाम पे रखा गया है? सचिन तेंदुलकर के नाम पे रखा गया है, हो सकता है। अच्छा, ग्रेटा थुनबर्ग का नाम सुने आप लोग? कहाँ की है? स्वीडन की है। ग्रेटा थुनबर्ग जलवायु पर काम करती है, सबसे कम उम्र की लड़की है जो जलवायु के लिए यूनाइटेड नेशन को भी संबोधित कर चुकी है। कहाँ की है वो? स्वीडन की है, ठीक है। तो हम लोग कहाँ थे? माउंट गुफा में। उसके बाद आ जाइए, बीटल नाम की एक प्रजाति है, किसका? उस बीटल नाम की एक प्रजाति का नाम किसके नाम पे रखा गया? नोवाक जोकोविच। कहाँ से है नोवाक जोकोविच? सर्बिया की, सर्बियाई, जो एक सर्बियाई है। नोवाक जोकोविच के बारे में बताया, सर्बिया का है। और ईगा स्वीटेक कहाँ की है? ईगा स्वीटेक पोलैंड की है। कार्लोस अल्कराज यूएसए, स्पेन का है, स्पेन का है कार्लोस अल्कराज। यूएसए नहीं जीता है। हाँ, यूएसए ओपन 2022 वाला कार्लोस अल्कराज जीता। अभी विंबलडन ओपन भी जीता है। कौन? कार्लोस अल्कराज, स्पेन से। दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश। वन्य जीव बोर्ड ने इसे मंजूरी दे दिया, मतलब दुर्गावती अब टाइगर रिजर्व के रूप में आ जाएगा, ठीक है। अभी आया नहीं है। नेक्स्ट चलिए, ये इस पर यहाँ पर दार्जिलिंग चिड़ियाघर, ये तो पढ़ लिए आप लोग। अरुणाचल प्रदेश में पहला एक्वा पार्क भी आप लोग पढ़ लिए हैं। उसके बाद आ जाइए, सिंगापुर के तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी कहाँ बन रहा है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। सिंगापुर के तर्ज पर, किसके तर्ज पर? सिंगापुर के। क्या बन रहा है? पहला नाइट सफारी। क्या बन रहा है? नाइट सफारी। जू सफारी बिहार का सबसे पहला राजगीर में। उसके बाद ये 170 कैरेट का दुर्लभ हीरा मिला है अफ्रीका के अंगोला में। वैसे सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना 24 कैरेट का। लेकिन यहाँ हीरा की बात हो रही है, और हीरा का खान सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? अफ्रीका महादेश में मिलता है। तो हीरा के बारे में बात करें तो हीरा जो है अफ्रीकी महादेश का अंगोला में पाया गया, जिसका जो शुद्धता है वो 170 कैरेट का पाया गया। कितना? 170 कैरेट का। बोत्सवाना कहाँ है? सॉरी, कालाहारी कहाँ है? बोत्सवाना। मरुस्थल कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? बोत्सवाना। तमिलनाडु का अगस्त मलाई रिजर्व भारत का 31वां हाथी रिजर्व बनेगा। ये तो आप लोग पहले ही पढ़ लिए। 31वां हाथी रिजर्व कौन सा बनेगा? अगस्त मलाई, तमिलनाडु में जो है। ऑस्ट्रेलिया में विश्व का सबसे बड़ा पौधा पॉसिडोनिया खोजा गया है। पॉसिडोनिया सबसे बड़ा पौधा है, वृक्ष नहीं है। सिंकोना नामक वृक्ष आप लोग पढ़े होंगे। कौन सा है? सिकोया या सिंकोना? सिकोया, वो वृक्ष है। ये सबसे बड़ा पौधा है, समझे। पौधा आकार में हमेशा छोटा होता है, और उन छोटों में से सबसे बड़ा कौन है? ये पोसिडोनिया। कौन है? पोसिडोनिया कहाँ में है? ऑस्ट्रेलिया में। मध्य प्रदेश में तमला डायनासोर का दुर्लभ अंडा मिला है। कहाँ मिला है? मध्य प्रदेश में डायनासोर का अंडा मिला है। क्या मिला है? डायनासोर का अंडा। कहाँ मिला? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। महाकाल लोक का स्थापना कहाँ हुआ है? उज्जैन में। उज्जैन हमारे यहाँ आप लोग जानते हैं, आज जो ग्रीनविच है ना, आज हम लोग जहाँ से समय का निर्धारण करते हैं वो ग्रीनविच आपका इंग्लैंड में जो पड़ता है, वहां से हम लोग 0 डिग्री वहीं से मानते हैं देशांतर। तो 0 डिग्री देशांतर आज हम लोग ग्रीनविच को मानते हैं। लेकिन ग्रीनविच ईसा मसीह, मतलब हम लोग जो कैलेंडर देखते हैं, ग्रेगरियन कैलेंडर, इसका आज तक उम्र कितना हुआ है? 2023, मतलब ये 2000 साल का है। मतलब पहला दिन से जब शुरुआत करें अभी तक 2023 तक आए हैं। लेकिन हमारा अपना जो कैलेंडर है वो लगभग 5000 साल पुराना है, ठीक है। 5000 साल पुराना, मतलब नहीं, 2000, हमारा कैलेंडर लगभग 3500 साल पुराना है, 3500। वैदिक काल से ही हम लोग समय का आंकड़ा लगाना शुरू कर दिए थे, ठीक है। उस समय हम लोग जब इसके बारे में करते थे 0 डिग्री देशांतर, वो था उज्जैन में। भारत के कैलेंडर जो हम लोग देखते हैं, शक संवत में भी इसको उज्जैन को ही माना गया है। शक संवत पहले आ गया था, आपको पता है ना। तो शक संवत भी इसी उज्जैन को 0 डिग्री मानकर समय का निर्धारण करता था। हम लोग अपना समय का निर्धारण कहाँ से करते थे? उज्जैन से। उज्जैन हमारे लिए
मतलब देशांतर, और अभी भी देखेंगे आप उज्जैन को, ये विषुवत रेखा पे पड़ेगा, मध्य प्रदेश से गुजरता है ना विषुवत रेखा, उसमें उज्जैन भी पड़ेगा। यानी इससे सिद्ध हो चुका है कि उज्जैन हम लोगों का मानना गलत नहीं था, लेकिन हम लोग उसको प्रमाणित बुक के रूप में लोग दुनिया के सामने प्रमाणित नहीं कर पाए। यानी समय के साथ हम अपने विरासत को भूलते चले गए, यही कारण हुआ कि आज हम दुनिया का कैलेंडर, दूसरों का कैलेंडर हमें अपनाना पड़ता है। ये महाकाल लोक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? उज्जैन में। चलिए, ब्लू ड्यूक सिक्किम की नई तितली, राज्य तितली घोषित कर दी गई। सिक्किम की राज्य तितली कौन सा है? ब्लू ड्यूक। अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले में लिपस्टिक का पौधा खोजा गया। किसका? लिपस्टिक का पौधा कहाँ खोजा गया? अरुणाचल प्रदेश में। आज ये पहला बायोटिक पार्क कहाँ बना है? बायोटेक पार्क यानी बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ बना है? जम्मू कश्मीर में। भारत का पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क, उत्तर भारत का। दक्षिण भारत का कौन है? नहीं जान रहे हैं तो कंफर्म हो गए, बोलिए। इंदौर में? इंदौर तो उत्तर भारत में ही काउंट होगा। उत्तर भारत का जब ये पहला है तो इंदौर कैसे हो सकता है इससे पहले? कोई होगा, देख लीजिएगा थोड़ा सा। अरुणाचल प्रदेश के बंदर की एक प्रजाति है सेलापास, मतलब सेलापास के नाम से रखा गया बंदर की नई प्रजाति का नाम। कहाँ पाया गया? अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद ये राखी गढ़ी क्या है? हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल भारत में, मतलब भारत के अंदर हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल कौन सा? राखी गढ़ी। एक्सपोर्ट क्यों हो रहा है? फ्रेश नहीं हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। महाराष्ट्र का चंद्रपुर जिला है, महाराष्ट्र का दुनिया का तीसरा सबसे गर्म स्थान दर्ज हुआ। आपको पता अभी भारत में 2023 का भारत में सबसे गर्म, दुनिया का सबसे गर्म स्थान कौन रहा? दुनिया का गया लिख लीजिए। अभी 52 डिग्री सेल्सियस देखा गया है, 52 डिग्री सेल्सियस। ये चाइना का सिंजियांग प्रांत, चीन के सिंजियांग प्रांत में। चीन के सिंजियांग प्रांत में 52 डिग्री सेल्सियस देखा गया जुलाई के मध्य में, जो 2023 का अब तक का सबसे गर्म स्थान है। ये सिंजियांग प्रांत कहाँ? चीन में। चलिए, ये सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? यूपी। यानी सब्जी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, जो सब्जी का उत्पादन करता है। बिहार किस सब्जी के उत्पादन में नंबर 1 है? बिहार में सर्वाधिक किस सब्जी का उत्पादन होता है? लौकी का। लौकी का होता है ना, लौकी, कद्दू। लौकी का उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में? बिहार में। उसके बाद नीदरलैंड में पीले ट्यूलिप फूल है। ट्यूलिप गार्डन कहाँ है इंडिया का? जम्मू कश्मीर में। तो पीले कलर का ट्यूलिप फूल कहाँ पाया गया? नीदरलैंड में। प्रजाति का नाम रखा गया मैत्री। ट्यूलिप नाम का नया प्रजाति कहाँ खोजा गया? नीदरलैंड में। उसका नाम क्या रखा? मैत्री। केरल कार्बन तटस्थ खेती करने वाला पहला राज्य बन गया है। कार्बन तटस्थ खेती यानी खेती ऐसा हो जिससे कार्बन का उत्सर्जन नहीं के बराबर हो। कहीं टच हो जा रहा है क्या? कार्बन तटस्थ खेती करने वाला राज्य कौन सा? पहला केरल। असम सरकार ने पूरे राज्य को अशांत घोषित किया था, ये भी बहुत चर्चा में रहा। असम सरकार स्वयं अपने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया था। अशांत क्षेत्र सबसे ज्यादा, मतलब अशांत क्षेत्र पूरे राज्य को किस सरकार ने घोषित किया? असम सरकार। तो चलिए थोड़ा सा रिवीजन कीजिए, क्या हुआ? अशांत क्षेत्र यानी तनावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया। जब आप लोग देखे होंगे असम और इधर त्रिपुरा का दो अलग अलग जनजाति को लेकर एक समझौता इधर हुआ ना अमित शाह के नेतृत्व में। कौन? ब्रू जनजाति था एक, जो त्रिपुरा का था, और एक जनजाति कौन था? अभी जैसे कुकी और मैती के बीच कहाँ हो रहा है? मणिपुर में। उसी तरह से असम और त्रिपुरा के बीच हो रहा था। उसके चलते असम को पिछले साल क्या किया गया था? अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था। ठीक है, तो थोड़ा सा रिवाइज कीजिए इसको। लाइफ मिशन की शुरुआत कहां से हुई? केवड़िया गुजरात से। पहला जैव गांव
किस राज्य में? त्रिपुरा में। सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगा? जैसलमेर राजस्थान। जंगल सफारी पार्क कहाँ बनेगा? हरियाणा के अरावली में। मावोंगलू गुफा कहाँ है? इसे क्या घोषित किया गया? भू विरासत स्थल। उसके बाद बताइए कि मानगढ़ धाम जिसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया कहाँ का है? राजस्थान का। 54वां नेशनल पार्क कौन सा? टाइगर रिजर्व। रानीपुर कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। उसके बाद आ जाइए, इसमें बीटल नाम की एक प्रजाति के नाम किसके नाम पर रखा गया? नोवाक जोकोविच के नाम पर। इस पर आ जाइए आप लोग, पहला जियो पार्क कहाँ में? मध्य प्रदेश में। सिंगापुर के तर्ज पर पहला सफारी कहाँ लॉन्च होगा? नाइट सफारी लखनऊ में। उसके बाद मध्य प्रदेश में क्या मिला है? डायनासोर का अंडा। ब्लू ड्यूक कहाँ की तितली है? राज तितली, सिक्किम की। लिपस्टिक का पौधा कहाँ खोजा गया? अरुणाचल प्रदेश। बंदर की नई प्रजाति का नाम? शेलापास। चंद्रपुर जिला महाराष्ट्र में दुनिया का क्या बना? सबसे तीसरा गर्म स्थान। उसके बाद ये राखी गढ़ी में क्या मिला? ज्वेलरी की फैक्ट्री। क्या मिला? ज्वेलरी की फैक्ट्री। राखी गढ़ी भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। ज्वेलरी, आभूषण समझते हैं? कान में, नाक में, गला में, कहीं भी पहन सकते हैं आप नहीं भी पहनने से चलेगा। आभूषण नहीं समझते हैं? आभूषण मतलब होता है गहना जेवर। अब समझ आया? ज्वेलरी मीन्स गहना जेवर। अब आ जाइए कुछ पुरस्कार में, ठीक है? पुरस्कार सम्मान। वैसे और भी ज्वेलरी का उसका साक्ष्य कहाँ मिला? हड़प्पा सभ्यता में चान्होदरों में मिला है ना। मन के बनाने का कारखाना का साक्ष्य मिला है, वो भी ज्वेलरी का हिस्सा होगा, मन का, है ना? क्या बोल रहे हैं? मन का क्या होता है? नक्काशी होता है। तो वो नक्काशी जैसे घर में करते वैसे थोड़ी किया जाता है। वो नक्काशी एक तरह का कला हो गया, उसको आभूषण के रूप में ही ना यूज करेंगे। मन का बनाने का जब कारखाना है तो कारखाना है, वहाँ नक्काशी आप घर पे जाकर, जैसे नक्काशी होता है क्या है? छोटा छोटा जब आप कोई कलाकृति बनाते हैं, जब इस दीवार पे कोई छोटा सा नक्शा बनाना, मतलब खुद खुदाई करके छोटा छोटा चीज बनाना हो, वही होता है। आभूषण बनाना भी एक तरह का नक्काशी का काम है। हाँ, वहाँ मिट्टी का बनाया जाता था हड़प्पा काल में। आज हम लोग मिट्टी तक सीमित थोड़ी है। उस समय तक हम लोगों को केवल तांबा का और कांसा का नॉलेज था, है ना? कांसा और टीन मिलके क्या बनता है? तांबा। तांबा और टीन मिलके बनता है कांसा। सब में हाँ कर देते हैं। तांबा और टीन मिलके क्या बनता है? कांसा। तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता। सबसे पहला धातु का प्रयोग मनुष्य कौन सा किया था? तांबा धातु का ही प्रयोग किया था। लेकिन कांसा, आप लोग बोलते तांबा और टीन के मिलने से क्या बना? कांसा। अच्छा, तांबा कांसे का। चिकित्सा का नोबेल किसको मिला इस बार? स्वांते पावो। कहाँ के हैं? स्वीडन के हैं। इसको क्या करने के लिए मिला पता है? ये जेनेटिक्स में मानव जाति का जो है पूर्वजों की आनुवंशिक पहचान किया है। क्या क्या है? मतलब मानव जाति के, जैसे हम लोग सेपियन से होमोसेपियन, होमोसेपियन से कौन सा? होमोसेपियंस में ही अभी हम, तो इसके मतलब पूर्वजों का जो आनुवंशिक पहचान करने का खोज किया इन्होंने, इसलिए इसको क्या दिया गया है? चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। तो चिकित्सा वाला किसको मिला? स्वांते पावो। सौ से स्वांते, सौ से स्वीडन। तो याद रखिए, स्वांते पावो कहाँ से है? स्वीडन से। भौतिकी का आ जाइए, फिजिक्स का। फिजिक्स का किसे मिला है? तो इसमें 3 लोग हैं, एलन आस्पेक, जॉन क्लोजर, एंटोन जिलिंगर। किसको? एंटोन जिलिंगर। नाम बोलिए, पूरा नाम बोलने से तभी आपको एग्जाम में गैस कर पाएंगे। एलन आस्पेक, जॉन क्लोजर, उसके बाद एलन जिलिंगर। तो ये आस्पेक, क्लोजर और जिलिंगर आपको याद रखना। आस्पेक, क्लोजर, जिलिंगर किससे संबंधित है? फिजिक्स से। तो आस्पेक की बात करें फ्रांस से, ये सब आपको नहीं पूछेगा किस देश से है। आपका इसमें 3 नाम याद रखना काफी है। नाम पूछेगा, जहां देश पूछेगा वहां बताएंगे आपको। ये क्वांटम टेक्नोलॉजी पर काम किया। किस पर? क्वांटम। यानी अभी का जो कंप्यूटर होता है वो किस पे काम करता है? बाइट्स पर काम करता है। बीट से बाइट, बाइट से क्या बनता है? किलोबाइट, किलोबाइट से मेगाबाइट, मेगाबाइट से गीगाबाइट। तो लेकिन बाइट से भी
जो छोटा इकाई होता है वो होता है क्वांटम, क्यूबिट्स को बोलते हैं, QUBITS, क्यूबिट्स होता है ये सबसे छोटा अभी तक का। क्यूबिट्स में क्या होता है, जहां बाइट्स में हम लोग एक वर्ष में पूरा बाइट्स वाला कंप्यूटर जितना गणना करेगा उसको ये कुछ सेकेंड में कर सकता है। तो यानी क्यूबिट्स वाला जो कंप्यूटर होगा इसी को हम लोग क्वांटम कंप्यूटर बोलते हैं। क्यूबिट्स के आधार पर जो कंप्यूटर काम करता है क्वांटम कंप्यूटर। अभी जितना हम लोग सुपर कंप्यूटर बनाते हैं कोशिश रहता है उसमें क्यूबिट्स वाला जो प्रोग्राम उसमें यूज किया जाए, ठीक है। तो क्वांटम यांत्रिकी पर काम किया है कौन लोग, एलन आस्पेक्ट, जॉन क्लोजर और एंटन जिलिंगर। तो आस्पेक्ट, क्लोजर और जिलिंगर याद रखना आप लोग किससे, फिजिक्स के क्षेत्र में। तो अब आ जाइए केमिस्ट्री में यानी रसायन में। तो रसायन के क्षेत्र में भी 3 लोग हैं, कैरोल बार्टोजी, मार्टिन मेंडल होता है, मेल्डन लिख लिया, मेंडल, उसके बाद बेरी शार्पलेस। तो बार्टोजी, मेंडल, शार्पलेस याद रखना क्या, बार्टोजी, मेंडल, शार्पलेस, किससे, केमिस्ट्री के क्षेत्र में। यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में किसके लिए दिया गया है, इन्होंने क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास में अहम योगदान दिया। इंपॉर्टेंट, आपको याद भी नहीं रहेगा, ठीक है। क्लिक केमिस्ट्री, बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री है। तो बार्टोजी, मेंडल और शार्पलेस, बार्टोजी, मेंडल और शार्पलेस किसके क्षेत्र में मिला इसको नोबेल, रसायन के क्षेत्र में। आ जाइए शांति के क्षेत्र में। शांति के क्षेत्र में भी 3 को पुरस्कार मिला, यहाँ 3 आदमी नहीं है। ये है आपका एलएस बियालियात्स्की, ये क्या है, बियालियात्स्की, ये कहाँ का है, बेलारूस का एक अधिवक्ता यानी वकील है, नाम है इसका क्या, एलएस बियालियात्स्की। और 2 मानव अधिकार संगठन है उसमें, एक है मेमोरियल, दूसरा आपका सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी। तो ये याद रहेगा आपको, क्योंकि अभी जो रूस और इसमें यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, तो दोनों देश में जब युद्ध चल रहा है तो दोनों देश में क्या होता है, मानव का बहुत ज्यादा हानि हो रहा है, मानव को बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा है। तो मानव अधिकार संगठन जो दोनों देश में अभी तक काम करता आया इस युद्ध के दौरान, तो दोनों देश के मानवाधिकार संगठन, एक का नाम है मेमोरियल, ये रूस का है, और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी ये कहाँ का है, यूक्रेन का। तो इन लोगों ने शांति के लिए बहुत प्रयास किया है, मानव को मतलब बहुत सुरक्षा दिया और मनुष्य के लिए बहुत काम कर रहा है, मानव अधिकार संगठन है। तो मेमोरियल और किसका, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, याद रखना है इसमें देश कौन सा है। तो सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी किस देश का संस्था है, यूक्रेन का। मेमोरियल कहाँ का है, रसिया का। उसके बाद आ जाइए बेलारूस का एक अधिवक्ता है, उसका नाम है एलेस बियालित्स्की। तो बियालित्स्की ये कहाँ का है, बेलारूस का। तो बेलारूस जो है ना रूस, और यहाँ से अगर आप इस तरह से रूस का देखेंगे यहाँ आपको यूक्रेन मिलेगा, ये यूक्रेन है, ये रूस है और ये बेलारूस है, तीनों एक जगह ही है। और अभी युद्ध चल रहा है तो शांति के लिए जरूरत कहाँ है, इसी क्षेत्र में शांति की जरूरत है, समझे। तो याद रखेंगे आप लोग, रूस, यूक्रेन और बेलारूस तीनों देश से संबंधित है इस बार शांति का नोबेल पुरस्कार, ठीक है। याद रखेंगे बेलारूस का एक अधिवक्ता है यानी वकील है, उनको मिला है। यूक्रेन और रूस के 2 मानव अधिकार संगठन को मिला है। इतना आपको याद हो गया। बताइए शांति का नोबेल पुरस्कार किनको किनको मिला, शांति का स्वांते बाबू, चिकित्सा का मिला है स्वांते बाबू को। शांति के लिए तीनों का नाम बोलिए, नाम पढ़िए, एलेस बियालित्स्की और मेमोरियल नाम की संस्था और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी, ये आपको शांति का इन लोगों को मिला है। रसायन का किसको मिला, बर्टोजी, मेंडल और शार्पलेस, एक साथ बोलिए, बर्टोजी, मेंडल, शार्पलेस। रसायन के लिए किसको मिला, बर्टोजी, मेंडल और शार्पलेस। भौतिकी के लिए आस्पेक्ट, क्लोजर, जिलिंगर, आस्पेक्ट, क्लोजर, जिलिंगर किसको मिला, किसके लिए मिला, भौतिकी के लिए। स्वांते पावो को किसके लिए मिला, चिकित्सा के लिए। अब आ जाइए इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला है बेन एस बर्नानके, किसको, बेन एस बर्नानके, डगलस डायमंड, फिलिप क्या है, डायबविंग, कुछ गलत लिखा हुआ है इसमें लगता है, फिलिप डायबविंग ही है क्या, फिलिप डायबविग, ये बेन बर्नानके किस क्षेत्र में मिला है, बर्नानके को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, और डगलस डायमंड को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। फिलिप डायबविंग को किसमें मिला है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी 3 मिला है, शांति के क्षेत्र में भी 3 को मिला है, रसायन में भी 3 को मिला है, फिजिक्स में भी 3 को मिला है ना। 3 का संबंध कहाँ कहाँ से है,
भौतिकी से, रसायन से, शांति से और अर्थशास्त्र से। उसके बाद साहित्य से कौन सा है? एनी एनॉक्स। एनी एनॉक्स, एनी एनॉक्स मतलब मुझे कोई टोक रोक मत करो, मत नॉक्स मत करो, दरवाजा मत खटाओ। नॉक्स मतलब क्या होता है? दरवाजा खटखटाना। तो एनी एनॉक्स मतलब कोई दरवाजा मत खटाओ, क्योंकि वो साहित्य लिख रहा है, ठीक है। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? एनी एनॉक्स को। कहां से है? फ्रांस से है, ये याद रखना है आपको, फ्रांस से है। उसका इसमें तीनों का याद रखना है। ये एलएस कहाँ का है? बेलारूस का है। मेमोरियल कहाँ का है? रूस का है। सिविल सेंटर फॉर सिविल ये लिबर्टी किसका है? यूक्रेन का। उसका ये याद रखना है। स्वास्थ्य पावो कहाँ से है? स्वीडन का। तो सबको अलग अलग आप याद रख लेंगे। अलग अलग देश का नाम कहाँ कहाँ याद रखना है। यहाँ आप नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, यहाँ भी आप नहीं रखेंगे चलेगा, यहाँ भी अगर देश का नाम नहीं रखेंगे चलेगा, लेकिन 1, 2, 3 जगह आपको नाम याद रखना है। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? अर्थशास्त्र का नोबेल किसे दिया गया था? ये अर्थशास्त्र का नोबेल कब से दिया गया था? 1901 से अर्थशास्त्र का शुरुआत हुआ है ना। और नोबेल पुरस्कार का शुरुआत कब से हुआ है? 1800 1903 1903 में अर्थशास्त्र कंफ्यूज कर रहे हैं आप लोग। 1901 में शायद अर्थशास्त्र का दिया गया है, जो कि इससे पहले नोबेल पुरस्कार शुरू हो चुका था, जो 5 क्षेत्र में दिया जाता था। अब कितने क्षेत्र में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में। वो गायब हो गया क्या वो स्लाइड? अच्छा वो गायब हो गया, अंडो करना था, हम नेक्स्ट कर दिए। अच्छा पढ़ लिए थे ना लास्ट तक। नेक्स्ट चलिए आ जाइए। ऑस्कर अवार्ड, इस बार का ऑस्कर अवार्ड किसको किसको मिला है वो थोड़ा देख लें। ऑस्कर अवार्ड कहां से दिया जाता है? लॉस एंजल्स। कहाँ है ये? यूएसए। किसके क्षेत्र में मिलता है ऑस्कर अवार्ड? तो आ जाइए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड इसको इस बार किसको मिला है? एवरीथिंग एवरीवन ऑल एट वंस। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, यानी सब कुछ सब जगह सभी एक जैसा, ठीक है। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। उसके बाद ये सर्वश्रेष्ठ निर्देशक डायरेक्टर जो इसमें है डेनियल क्वान और डेनियल सेन। नहीं, ये ज्यादा याद रखना जरूरी नहीं है। आ जाइए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता में कौन है? ब्रेंडन फ्रेजर। कौन है? ब्रेंडन फ्रेजर। उसका जो मूवी है उसका नाम है द वेल। कौन सा? द वेल। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है मिशेल यो। कौन? मिशेल यो। इसमें आप आ जाइए शॉर्ट, इसमें जो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म है भारत की, द एलिफेंट विस्पर्स। याद रखना आपको, द एलिफेंट विस्पर्स को कौन सा अवार्ड मिला है? बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड। कौन सा? बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? द एलिफेंट विस्पर्स। उसके बाद बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग्स का अवार्ड ऑस्कर में किसको मिला? नाटू नाटू। कौन सा फिल्म है? आर। किसके द्वारा निर्देशित है? चंद्रमौली। राजामौली। पक्का कंफर्म है? कंफर्म है। और कश्मीर फाइल्स? हाँ वो होते विवेक अग्निहोत्री। तो कश्मीर फाइल्स थे विवेक अग्निहोत्री, और ये है कौन? राजा चंद्रमौली। याद देख लीजिएगा इसको। निर्देशक है इसके फिल्म के आर फिल्म के। पद्म पुरस्कार 2023 आ जाइए सीधे आप लोग। पद्म पुरस्कार में किसके द्वारा दिया जाता है? हर वर्ष राष्ट्रपति के द्वारा। कौन है राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू। इससे पहले वो किस पोस्ट पे थी? कहाँ का? झारखंड उनका घर है, उड़ीसा का था। अच्छा उड़ीसा उनका घर है, गंजाम जिला उड़ीसा उनका घर है। और झारखंड की क्या थी? राज्यपाल। इस बार जो दिया गया टोटल पद्म भूषण पुरस्कार, पद्म पुरस्कार की बात करें 106 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया। और ये 3 तरह का होता है। एक होता है पद्म विभूषण जो 6 लोगों को दिया गया, 9 लोगों को पद्म भूषण दिया गया, और 91 को क्या दिया गया? पद्मश्री। तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये क्रम भी याद रखना है आपको। जो सबसे ऊंचा होता है पद्म पुरस्कार में वो कौन सा होता है? पद्म विभूषण। इसको भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान भी बोलते हैं, पहला भारत रत्न। तो इस बार भारत रत्न किसको दिया गया?
भारत रत्न दिया ही नहीं गया। 2019 के बाद भारत रत्न नहीं दिया गया है। 2019 में 3 लोगों को दिया गया, भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी और एक महाराष्ट्र के भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी और एक है कोई नानाजी देशमुख जी। ये तो कितने लोगों को पद्म विभूषण दी? विभूषण की बात कर रहे हैं, विभूषण कितने लोगों को? 6। और भूषण 9 लोगों को और पद्मश्री 91 लोगों को। टोटल कितना? 106। याद रखना 106 लोगों को दिया गया। पद्म विभूषण याद रखना आपको किनको किनको मिला है, ठीक है। पहला है बालकृष्ण दोषी। कौन है? बालकृष्ण दोषी। वास्तुकला के क्षेत्र में दिया गया, याद रखना है, ठीक है। जाकिर हुसैन है, इसको भी कला के क्षेत्र में, महाराष्ट्र से है। एस.एम. कृष्णा। कौन? एस.एम. कृष्णा किसके क्षेत्र में? सार्वजनिक मामले। उसका दिलीप महालनोबिस, पीसी महालनोबिस नहीं है ये, दिलीप महालनोबिस किसके क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा दिवस कब मनाते हैं? 1 जुलाई को। और जीएसटी दिवस भी मनाते हैं ना। किसके दिवस पर हम लोग मनाते हैं 1 जुलाई को चिकित्सा दिवस? जो भी है वो भी पश्चिम बंगाल के ही हैं, वो चिकित्सा के क्षेत्र में, मतलब चिकित्सक, बहुत महान चिकित्सक थे। विधान चंद्र राय, सही बोले। श्रीनिवास वर्धन कहाँ के हैं? अमेरिका के। इसको विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मतलब भारत से बाहर के लोगों को भी इस बार क्या दिया गया? पद्म विभूषण। याद रखना आपको ये वाला नाम, श्रीनिवास वर्धन। भारतीय मूल के हैं लेकिन अमेरिका के हैं। मुलायम सिंह यादव को दिया गया सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। इसका निधन हो गया है, ठीक है। तो मरणोपरांत 3 लोगों को दिया गया, ये भी आप अलग से नोट कर लेंगे। मरणोपरांत 3 लोग हैं, कौन कौन? बालकृष्ण दोषी, उसका दिलीप महालनोबिस और मुलायम सिंह यादव। तो 3 को किसके कौन है? ये मरणोपरांत इन्हें दिया गया, ठीक है। उसके बाद जाकिर हुसैन को किस क्षेत्र में दिया गया? कला के क्षेत्र में। एस.एम. कृष्णा को सार्वजनिक मामले में, श्रीनिवास वर्धन को विज्ञान और इंजीनियरिंग में, दिलीप महालनोबिस को चिकित्सा के क्षेत्र में, मुलायम सिंह यादव को। तो 6 नाम याद हो गया आपको? एक बार इसको जोर जोर से पढ़िए, तो 6 नाम को 4 बार पढ़िए। एक बार इसके साथ पढ़िए। बालकृष्ण दोषी वास्तुकला, जाकिर हुसैन कला, एस.एम. कृष्णा सार्वजनिक मामले, दिलीप महालनोबिस चिकित्सा, श्रीनिवास वर्धन विज्ञान और इंजीनियरिंग, मुलायम सिंह यादव सार्वजनिक मामले। इतना याद हो गया। 95वां ऑस्कर अवार्ड कौन सा फिल्म को मिला? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, बोलिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ब्रेंडन फ्रेजर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल यो। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू। चले आइए अब आप लोग यहाँ सीधे फीफा अवार्ड में। फीफा अवार्ड में देखेंगे सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी कौन बने? लियोनेल मेसी। नीचे मिलेगा आपको सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी कौन है? लियोनेल मेसी। कहां से है? अर्जेंटीना। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी किसको मिला फीफा में? एलेक्सिया पुटेलस। कहां की है? स्पेन की। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष गोलकीपर, ये सब याद नहीं रखना आपको, 2 ही याद रखना है इसमें। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी फीफा में और सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी। पुरुष खिलाड़ी कौन है? लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना टीम का शायद कैप्टन भी है ना। उसके बाद एलेक्सिया पुटेलस कहाँ का है? स्पेन का। तो महिला पूछे तो एलेक्सिया पुटेलस फीफा में, और पुरुष पूछे तो लियोनेल मेसी। इसमें और कुछ याद नहीं करना है। उसके बाद हम लोग इसको कल करें, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी करेंगे कल से, ठीक है।